लुटियंस दिल्ली, भारत का वो पावर कॉरिडोर जहां रहना सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सत्ता, रसूख और हैसियत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसी लुटियंस दिल्ली के भगवान दास रोड पर स्थित एक आलीशान बंगला, जो कभी भारत के सबसे बड़े मीडिया मुगल की शान हुआ करता था, आज वो बिक चुका है। जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए इस बंगले का सौदा करना पड़ा। लेकिन यह सिर्फ एक रियल एस्टेट की डील नहीं है, ये उस साम्राज्य के ढहने की आखिरी दीवार है जिसे कभी पूरे देश ने पलकों पर बिठाया था। हम बात कर रहे हैं जी टीवी के फाउंडर, एयरसेल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की। कल तक जो शख्स देश के मीडिया का रुख तय करता था, आज उनकी साख, उनका साम्राज्य और उनकी पहचान सब कुछ कर्ज के एक बेहिसाब समंदर में डूब चुकी है। लेकिन इस पूरी दास्तां का सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाला पहलू क्या है पता है? आज जिसे दुनिया 10 अरब डॉलर से बड़ा मीडिया एम्पायर कहती है, उसकी शुरुआत मीडिया से नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा के एक छोटे से कस्बे से। सिर्फ 17 साल की उम्र में जेब में महज 17 रुपए लेकर चावल यानी राइस की दलाली करने से एक चावल का छोटा सा व्यापारी देश का पहला प्राइवेट सैटेलाइट टीवी किंग कैसे बना? कैसे उन्होंने डीडी नेशनल के एक छत्र राज को उखाड़ फेंका? और फिर ऐसी क्या गलतियां हुई कि 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कॉर्पोरेट साम्राज्य तिनका तिनका होकर बिखर गया? आज फोर्थ पॉइंट न्यूज पर हम करेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा के अर्श से फर्श तक के सफर की सबसे गहरी और सटीक जांच। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे उनके उदय की वो दास्तां जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, और उनके पतन के वो आर्थिक आंकड़े जो हर कॉर्पोरेट निवेशक के लिए एक बड़ा सबक है। 20 अक्टूबर 1950 हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर कस्बे में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र गोयल। परिवार पारंपरिक रूप से अनाज का व्यापार करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सुभाष चंद्रा महज 17 साल के थे, उनके परिवार का पारंपरिक बिजनेस तबाह हो गया। परिवार पर उस दौर में लगभग 3.5 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया, जो 1960 के दशक में एक बहुत बड़ी रकम थी। हालत ये थी कि पढ़ाई बीच में ही छूट गई। सुभाष चंद्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने आदमपुर और हिसार की मंडियों में बैठना शुरू किया। वो चावल के व्यापारियों के बीच घूमते, गेहूं और धान की क्वालिटी देखते और उनकी दलाली यानी ब्रोकरेज करने लगे। उनका काम था एक व्यापारी से माल लेकर दूसरे तक पहुंचाना और बीच में अपना कमीशन बनाना। सुभाष चंद्रा में एक खासियत शुरू से थी, वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी थी कि बड़े से बड़े सरकारी अफसर भी उनकी बातों से प्रभावित हो जाते थे। 1970 के दशक में उनका ये धंधा थोड़ा बहुत हुआ। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। काम क्या था? FCI के पास जो अनाज था उसे स्टोर करने के लिए उनके पास गोदाम नहीं थे। सुभाष चंद्रा ने एक नया दिमाग लगाया। उन्होंने सस्ते खेत किराए पर लिए, वहां सस्ती लकड़ी और पॉलिथीन की मदद से ओपन एयर स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई। लेकिन उनका पहला सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मीडिया से नहीं बल्कि उनकी सूझबूझ और सोवियत संघ के साथ एक इंटरनेशनल ट्रेड से आया। 1970 के आखिरी सालों में सुभाष चंद्रा ने परिवार को कंपनी एसएल ग्रुप को आगे बढ़ाया और रूस को चावल और अन्य कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट करने का एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इस एक डील ने उन्हें उनके परिवार के सारे पुराने कर्जों से मुक्त ही नहीं किया बल्कि उनके पास एक ऐसी पूंजी खड़ी कर दी जिसके दम पर वो अब बड़े ख्वाब देख सकते थे। चावल की दलाली करने वाला लड़का अब देश के आर्थिक केंद्र मुंबई तब के बॉम्बे की तरफ
कदम रख चुका था। मुंबई आने के बाद सुभाष चंद्रा ने देखा कि भारत में पैकेजिंग इंडस्ट्री बदल रही है। पहले टूथपेस्ट और क्रीम मेटल एल्यूमिनियम के ट्यूब में आती थी जो दबाने पर फट जाती थी। उन्होंने प्लास्टिक लैमिनेट ट्यूब बनाने का फैसला किया और शुरुआत की एसएल प्रोपैक की। ये कंपनी देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी लैमिनेटेड ट्यूब मैन्युफैक्चरर बन गई। आज भी दुनिया में हर 4 में से एक ट्यूब एसएल प्रोपैक ही बनाती थी, जिसे बाद में उन्होंने बेच दिया। लेकिन सुभाष चंद्रा का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, लोगों के दिमाग और उनके एंटरटेनमेंट को कैप्चर करना चाहते थे। 1980 के आखिरी सालों में उन्होंने मुंबई के पास गोराई में भारत का पहला अम्यूजमेंट पार्क यानी एसएल वर्ल्ड शुरू किया। एसएल वर्ल्ड चल रहा था, पैकेजिंग बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई। उदारीकरण का दौर आया और इसी दौर में खाड़ी युद्ध के समय लोगों ने पहली बार CNN के जरिए सैटेलाइट टेलीविजन की ताकत को देखा। तब तक भारत में टीवी का मतलब सिर्फ एक ही चीज थी, दूरदर्शन। वही ब्लैक एंड व्हाइट या धीमे रंगों वाला बोरिंग सरकारी चैनल जो हफ्ते में एक दिन संडे को रामायण या महाभारत दिखाता था या शाम को खेत खलिहान के प्रोग्राम। सुभाष चंद्रा ने सोचा, अगर देश बदल रहा है तो एंटरटेनमेंट क्यों नहीं। उन्होंने तय किया कि वो भारत का पहला प्राइवेट हिंदी भाषा का सैटेलाइट टीवी चैनल खोलेंगे। लेकिन तब भारत में प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग गैर कानूनी थी और उन्होंने इसका तोड़ कैसे निकाला। यहाँ से शुरू होती है जी टीवी के जन्म की वो दास्तां जो कॉर्पोरेट इतिहास में अमर है। सुभाष चंद्रा हांगकांग गए। वहां एशिया सेट सैटेलाइट के मालिक, एशिया के सबसे अमीर शख्स ली का शिंग के बेटे रिचर्ड ली से मिले। रिचर्ड ली से उन्होंने एक ट्रांसपोंडर यानी सैटेलाइट का हिस्सा किराए पर मांगा ताकि वो वहां से ब्रॉडकास्ट करके सिग्नल्स को इंडिया भेज सके। रिचर्ड ली ने पहले उन्हें हल्का समझा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास मीडिया का क्या अनुभव है? एमटीवी और स्टार टीवी पहले ही लाइन में है। उन्होंने सुभाष चंद्रा से हर साल $50 लाख यानी 15 से 20 करोड़ रुपए तब के हिसाब से का किराया मांगा, जो बहुत ज्यादा था। सुभाष चंद्रा ने पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा, अगर ये मौका हाथ से गया तो सपना टूट जाएगा। उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ब्रॉडकास्टिंग का सेटअप लगाया गया हांगकांग और नोएडा में और 2 अक्टूबर 1992 को गांधी जयंती के दिन भारत के आकाश में एक नया सितारा चमका, जी टीवी। जी टीवी ने आते ही भारत के हर घर के ड्राइंग रूम पर कब्जा कर लिया। अन्नू कपूर का अंताक्षरी, सोनू निगम का सारेगामापा और देश का पहला डेली सोप तारा, इन प्रोग्राम्स ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। दूरदर्शन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ ही सालों में जी टीवी का निवेश सोने में बदल गया। सुभाष चंद्रा ने देखा कि मार्केट खाली है। उन्होंने एक के बाद एक नए चैनल्स लॉन्च किए। जी सिनेमा, भारत का पहला 24 घंटे फिल्मों का चैनल, जी न्यूज, देश का पहला प्राइवेट हिंदी न्यूज नेटवर्क, क्षेत्रीय चैनल्स, मराठी, बंगाली, गुजराती भाषाओं में विस्तार। साल 1999 तक आते आते जी एंटरटेनमेंट का शेयर बाजार पर वो दबदबा था जो आज रिलायंस या टाटा का है। सुभाष चंद्रा अब सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं थे, वो पूरे एशिया के मीडिया किंग बन चुके थे। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अरबों डॉलर को पार कर चुका था। उन्होंने स्टार टीवी में रूपर्ट मर्डोक के शेयरों को खरीदकर जी पर अपना 100% कंट्रोल वापस लिया। उनकी साख ऐसी थी कि बैंक उन्हें आंखें बंद करके हजारों करोड़ का लोन देने को तैयार थे। उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर शामिल हो गया। एक चावल का ब्रोकर अब देश का सबसे बड़ा मीडिया टाइकून बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सफलता का सूरज सबसे ज्यादा चमकता है तभी बादल घिरना शुरू होते हैं।
सुभाष चंद्रा के साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। उनका ये मीडिया बिजनेस उन्हें बेहिसाब कैश दे रहा था, लेकिन उनकी निगाहें अब दूसरे धंधों पर थी और यहीं से शुरू हुई उनकी बर्बादी और कर्ज के दलदल की दास्तां। साल 2005 से 2010 के बीच भारत में एक नया बूम आया, इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम। सरकारें बदल रही थी, नए हाईवेज बन रहे थे, पावर प्लांट्स लग रहे थे। सुभाष चंद्रा को लगा कि मीडिया तो चल ही रहा है, लेकिन असली मोटी कमाई इंफ्रास्ट्रक्चर में है। उन्होंने शुरू की एक नई कंपनी, एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी के जरिए उन्होंने बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू किए। एनएचएआई के नेशनल हाईवेज और टोल रोड्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स यानी ग्रीन एनर्जी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सुभाष चंद्रा से यहां एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती हो गई। आप इस आर्थिक गणित को समझिए। जी टीवी एक कैश काउ थी, यानी यहाँ से रोज विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन का कैश आता था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा भस्मासुर था जो सिर्फ पैसा खाना जानता था। एसएल इंफ्रा ने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स उठा लिए, लेकिन भारत में जैसा होता है, भूमि अधिग्रहण में देरी हुई, सरकारी अप्रूवल अटके और पर्यावरण मंजूरियां नहीं मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट्स 3 साल में पूरे होने थे, वो 8 साल तक लटके रहे। अब सवाल ये था कि इन अटके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से आए? बैंकों ने डायरेक्ट लोन देना कम कर दिया था, क्योंकि एनपीए का संकट चल रहा था। यहाँ पर सुभाष चंद्रा ने अपना सबसे खतरनाक कार्ड खेला, प्रमोटर शेयर्स प्लानिंग। यानी उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन, सबसे कमाऊ कंपनी जी एंटरटेनमेंट के शेयरों को वित्तीय संस्थाओं यानी बैंकों और म्यूचुअल फंड्स के पास गिरवी रखना शुरू कर दिया और उसके बदले कर्ज लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंकने लगे। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। साल 2018 तक आते आते एसएल ग्रुप के ऊपर कुल कर्ज लगभग 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए के बीच पहुंच चुका था और इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा जी के उन शेयरों पर टिका था जो प्रमोटर्स ने गिरवी रखे थे। प्रमोटर्स का जी में लगभग 41% स्टेक यानी हिस्सेदारी था, जिसमें से 70% से ज्यादा हिस्सा उन्होंने बैंकों, IL&FS और म्यूचुअल फंड्स जैसे कोटक, आदित्य बिरला और HDFC म्यूचुअल फंड के पास गिरवी रख दिया। नियम बड़ा साफ है, अगर आपने शेयर गिरवी रखकर 100 रुपए का लोन लिया है और शेयर की कीमत बाजार में गिरती है, तो आपको या तो और शेयर गिरवी रखने होंगे या कैश देना होगा। अगर आप दोनों नहीं कर पाते तो कर्जदाता उन शेयरों को खुले बाजार में बेचकर अपना पैसा निकाल लेगा और वही हुआ। 25 जनवरी 2019 को एक खोजी रिपोर्ट आती है जिसमें एसएल ग्रुप का नाम एक ऐसी कंपनी से जुड़ता है जिसके ऊपर नोटबंदी के दौरान संदिग्ध लेन देन के आरोप थे। बाजार की प्रतिक्रिया, एक ही दिन में जी एंटरटेनमेंट का शेयर 33% क्रैश हो जाता है। प्रमोटर्स की संपत्ति के हजारों करोड़ रुपए स्वाह हो जाते हैं। कर्जदाता और म्यूचुअल फंड्स पैनिक में आ जाते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर गिरवी रखे शेयरों को बेचना शुरू कर दिया। 25 जनवरी 2019 की वो शाम भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। सुभाष चंद्रा, जो कभी मीडिया के बादशाह थे, उन्हें एक भावुक खुला पत्र लिखना पड़ा। उन्होंने देश के सामने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने लिखा, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने का पछतावा है। मैं निवेशकों का एक एक पैसा चुकाऊंगा, चाहे मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज यानी जी ही क्यों ना बेचनी पड़े। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कर्जदाताओं ने जब शेयर बेचे तो जो सुभाष चंद्रा कभी जी के 41% के मालिक थे, उनकी हिस्सेदारी गिरकर महज 3.99% रह गई। सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपने खून पसीने से खड़ा किया, 30 साल तक चलाया, आज उसमें आपकी हिस्सेदारी मात्र 4% से भी कम है। आप अपनी ही कंपनी में एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनकर रह गए।
कंट्रोल हाथ से जा चुका था। कहानी सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं रही। जब कोई कंपनी संकट में होती है तो रेगुलेटर्स उसके बही खाते खोलते हैं। सेबी ने जी एंटरटेनमेंट की जांच शुरू की और जो सच सामने आया उसने बचे कुचे भरोसे को भी खत्म कर दिया। सेबी ने इसे फंड साइफनिंग यानी पैसे की हेराफेरी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता का सबसे बड़ा मामला माना। जून 2023 में सेबी ने एक बड़ा हथौड़ा चलाया। उन्होंने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई भी डायरेक्टर या मुख्य प्रबंधकीय पद संभालने पर बैन लगा दिया। हालांकि बाद में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी SAT ने उन्हें थोड़ी राहत दी, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में एक बार जब किसी प्रमोटर पर फंड घुमाने का ठप्पा लग जाता है तो बड़े इन्वेस्टर्स वहां से दूरी बना लेते हैं और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा उनकी आखिरी उम्मीद को, जो थी सोनी जी मर्जर डील। साल 2021 में जब जी पर संकट बढ़ा तो उन्होंने जापान के मीडिया दिग्गज सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। ये $10 अरब का मर्जर था। अगर ये हो जाता तो भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनती, जो नेटफ्लिक्स, अमेजन और रिलायंस जियो सिनेमा को कड़ी टक्कर दे सकती थी। निवेशक खुश थे, शेयरों की कीमत फिर बढ़ने लगी थी। सबको लग रहा था कि सुभाष चंद्रा का साम्राज्य बच जाएगा, लेकिन डील में एक सबसे बड़ा पेच था पुनीत गोयनका की जिद। सोनी चाहती थी कि क्योंकि पुनीत गोयनका पर सेबी की जांच चल रही है, इसलिए मर्ज हुई कंपनी का CEO सोनी का कोई व्यक्ति बनेगा। लेकिन सुभाष चंद्रा का परिवार इस बात पर अड़ा रहा। जी उनकी बनाई हुई कंपनी है और नए साम्राज्य की कमान भी पुनीत गोयनका के हाथ में ही होनी चाहिए। 2 साल तक ये खींचतान चली और आखिरकार 22 जून 2024 को सोनी ने इस $10 अरब के मर्जर डील को हमेशा के लिए रद्द कर दिया। सोनी ने जी पर 700 करोड़ से ज्यादा की टर्मिनेशन फीस का दावा भी ठोक दिया। सोनी डील का टूटना जी और एस्टर ग्रुप के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस डील के टूटते ही अगले दिन जी का शेयर फिर से 30% से ज्यादा गिर गया। निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए और अब कर्जदाताओं का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक और JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने साफ कहा, हमें हमारा पैसा भी चाहिए, वरना हम आपकी बची कुची संपत्तियों को भी नीलाम कर देंगे। और इसी कर्ज को चुकाने की कड़ी में हाल ही में सुभाष चंद्रा जी को अपना लुटियंस दिल्ली का वही आलीशान बंगला बेचना पड़ा, जहां से कभी उनकी शान और शौकत चलती थी। सुभाष चंद्र गोयल एक ऐसी दास्तां जो प्रेरणा से शुरू होती है और एक कड़े आर्थिक सबक पर खत्म होती है। 17 साल की उम्र में एक चावल की दलाली से शुरू करके देश के हर घर के टीवी स्क्रीन तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। वो हमेशा एक विजनरी रहेंगे जिन्होंने भारत को प्राइवेट सैटेलाइट मीडिया से रूबरू करवाया, लेकिन उनका पतन 3 बड़े सबक छोड़ जाता है। पहला, अत्यधिक कर्ज। अपने कोर बिजनेस के पैसे को जोखिम भरे बिजनेस में लगाना और बेहिसाब कर्ज लेना हमेशा तबाही लाता है। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का पैसा प्रोमोटर्स की निजी संपत्ति नहीं होता। तीसरा, बिजनेस से ऊपर परिवार को रखना। वक्त रहते अगर कमान प्रोफेशनल्स को नहीं सौंपी गई तो पूरा साम्राज्य डूब सकता है। आज सुभाष चंद्रा जी के पास न तो जी टीवी का पूरा कंट्रोल है, न उनका पुराना आलिशान बंगला और न ही वो पहले जैसी साख। लेकिन ये कॉर्पोरेट जगत का नियम है। बाजार सिर्फ उनका सम्मान करता है जो बाजार के नियमों का पालन करते हैं। चावल के धंधे से शुरू होकर आसमान को छूने वाले इस मीडिया मुगल की दास्तां आने वाले बरसों तक बिजनेस स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, एक उदाहरण के रूप में भी और एक चेतावनी के रूप में भी। आपको हमारी ये खोजी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।